नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर बस्ती जिले से है, जहां पर एक ब्लड कैंप कार्यक्रम का आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व सीएम और डुमरियागंज सांसद जगदंबिका पाल ने विपक्ष के महागठबंधन पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि देश चलाने का मौका उन्हीं को मिलता है जिनके पास जनादेश होता है और विपक्ष के बाद कोई जनादेश नहीं है। और आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दिख रही हैं, जो कि हकीकत में एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। विपक्ष का गठबंधन, इसे इंडिया नाम दिया गया है। यह महज एक स्वार्थों का गठबंधन है, ना कि सिद्धांतों का साथ है। देश के 130 करोड़ के लोग चला रहे हैं। प्रजातंत्र में चलाने का अधिकार उसी को मिलता है जिसको जनादेश मिलता है। और आज 2014 हो, उस समय भारत को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह जनादेश मिला, 2019 में जब लोग कहते थे सपा बसपा उत्तर प्रदेश में गठबंधन है, उसके बावजूद भी प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में 65 सीटें आई। तो ये जनादेश प्रदेश, उत्तर प्रदेश और देश की जनता है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन गांव तक आते आते दम तोड़ रही है, क्योंकि केंद्र सरकार की इस योजना में बंदरबांट शुरू हो गया है। बता दें कि कमीशन खोरी के कारण कार्य समय से नहीं हो पाया है। जिले के हर गांव तक शुद्ध जल पहुंचाने का जिम्मा शासन और प्रशासन का था। केंद्र की जल जीवन मिशन के तहत इस गांव में पानी की टंकी बनाने का जिम्मा जल जीवन निगम को दिया गया था, जिसमें 800 करोड़ की परियोजना को जल निगम के अधिकारी और ठेकेदार मिलकर बंदरबांट कर रहे हैं और केंद्र सरकार की योजनाओं पर पलीता लगा रहे हैं। जल निगम में वर्तमान में 2 एजेंसी हैं जो काम कर रही है। फेज 2 में मैसेज जीवीपीआर कर रही है और फेज 3 में मैसेज बीटीएल कर रही है। चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। फरीदाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पिता और पुत्र की मौत से जुड़ा हुआ ये मामला है। सीएम योगी तक अब ये पूरा मामला पहुंच चुका है। इसमें मारपीट और फायरिंग के चलते पिता और पुत्र की मौत हुई थी। डबल मर्डर के 6 आरोपी अभी भी फरार हैं। मृतक के बेटे गोविंद ने सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई थी। देर रात घायल बेटे की कानपुर में मौत हुई थी। सीएम ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। दबंग आरोपियों ने घटना का अंजाम दिया। थाना फतेहगढ़ का ये पूरा मामला, जहां पर फर्रुखाबाद में पिता और पुत्र की हत्या कर दी गई थी। अब ये मामला सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंच चुका है। तो पीड़ित पुत्र सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने पहुंचा था, जिसने न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे साथ के आश्वासन दिए गए हैं। पारदर्शिता से पूरे मामले की जांच की जाएगी। मारपीट और फायरिंग के चलते पिता और पुत्र की मौत हो गई थी। उधर फतेहपुर जिले में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को नाजुक हालत में कानपुर रेफर किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल आपको बता दें कि हथुगाम क्षेत्र के खरहारा गांव के रहने वाले श्रीचंद यादव का 19 वर्षीय पुत्र कार्तिक यादव घर से फतेहपुर शहर जाने के लिए निकला था। इस बीच कार्तिक हुसैनगंज के सीतामिल चौराहे पर सड़क किनारे स्थित RKBK पेट्रोल पंप में पानी पीने के लिए गाड़ी खड़ी कर रहा था। तभी नशे में धुत पीछे से तेज रफ्तार आ रहे एक ही बाइक पर सवार रामचंद्र निवासी मटियारा और पप्पू सिंह निवासी जमरावा थाना हुसैनगंज ने कार्तिक की मोटरसाइकिल से जोरदार टक्कर मार दी।
कैसे आके एक्सीडेंट? पेट्रोल पंप के पास हम लोग खड़े हुए, थोड़ा पहले ही टोपी मेरी गिर गई थी, उठाने के लिए खड़े हुए हैं। जैसे आगे बढ़े, पीछे से दोनों आगे टक्कर मार दिया, खुद पलट गया, हमारे दोस्त को भी ले लोग 4 लोग आए हैं, 2 लोग अलग अलग 2 बाइक में थे। एक तो की मृत्यु हो गई है, तो उसको हम लोगों ने कार्रवाई करके मर्चरी में रखवा दिया है। 2 लोगों की भर्ती करके इलाज किया जाता है। झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र में एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में झोपड़ी में शव पड़ा हुआ मिला, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक घर से बिना बताए गायब हुआ था। मामला थाना गुरसराय के आरटी सड़क के पास का है, जहां पर मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष गुरसराय सुरेंद्र सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया और शव की शिनाख्त शुरू की। वहीं मौके पर खड़ी मृतक की मोटरसाइकिल वाहन नंबर से पुलिस ने मोटरसाइकिल का नंबर ट्रैक किया और जिसके बाद परिजनों को इसकी सूचना दी। खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं झांसी की, जहां पर धर्म परिवर्तन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि प्रेमनगर थाना क्षेत्र महावीरन मोहल्ले में स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यालय पहुंची पुलिस को धर्म परिवर्तन की शिकायत मिली थी। इस शिकायत पर पुलिस ने वहां से 3 को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। वहीं पुलिस को वहां से मिले दस्तावेजों में कोई भी शिक्षा से संबंधित दस्तावेज नहीं मिले। पुलिस ने जब उनकी जांच पड़ताल की तो पुलिस को शिक्षा से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं मिले। इधर पुलिस हिरासत में लिए गए 3 युवकों से पूछताछ की जा रही है। देखिए, ऐसा है कि पिछले 4 महीने से राष्ट्रभक्त संगठन के कार्यकर्ता इस झांसी और आसपास के क्षेत्रों में धर्मांतरण की सूचनाएं थी, जिन पर हम लोग वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे। आज हम लोगों को पुनः सूचना मिली कि नगरा के अंदर महावीरान के पास में एक कलारी के पास एक गली के अंदर इस प्रकार का अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर के हम लोग वहां पर पहुंचे। मौके पर पुलिस पहुंची और वहां पर पाया गया कि बाइबल से संबंधित प्रतियां एक विशेष समाज के लोगों को, हिंदू समाज के अहरवार समाज को बांट करके उनके कन्वर्जन का प्रयास रोजगार के लिए लोभ लालच दे करके किया जा रहा है। हमेशा से ही चर्चा में रहने वाली यूपी पुलिस का एक और नया हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। ये मामला बाराबंकी जिले के लोनी कटारा थाने का है, जहां पर 3 साल बाद लोनी कटारा थाने के मालगोदाम से 22 मुकदमों का सामान लापता होने की खबर सामने आई है, जिसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। लोनी कटारा थाने की पुलिस द्वारा 3 सालों से इस मामले को दबाए रखा गया। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद और केरल के सह प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को राष्ट्रीय महामंत्री बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने उनके आवास पर माल्यार्पण कर उन्हें बधाई दी। बता दें कि राधा मोहन दास अग्रवाल गोरखपुर से 4 बार विधायक रहे हैं, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए अपनी सीट छोड़ दी थी, जिसके बाद बीजेपी ने उनको राज्यसभा सांसद बनाया था और केरल से प्रभारी और लक्षद्वीप का प्रभारी बनाया गया था। उनके कार्य और 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बनाया है। तो वहीं राधा मोहन दास अग्रवाल ने इस जिम्मेदारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्थानीय साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करता रहा हूं। जब मैं लक्षद्वीप का प्रभारी और केरल का प्रभारी बना था, तब अपने कार्यों की ईमानदारी से मैंने पूरा निर्वहन किया था। उन्होंने कहा कि मेरी लगन और मेहनत को देखते हुए ये बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी गई है।
वहीं ललितपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के निछाई बाजार स्थित सब्जी मंडी में जाम की स्थिति लगातार बढ़ती ही जा रही है। बताया जा रहा है कि कुछ सब्जी विक्रेता सड़क पर ही अपनी दुकानें लगाकर बैठते हैं। इतना ही नहीं, कुछ दुकानदार भी इन सब्जी विक्रेताओं को अपनी दुकान के आगे दुकानें लगाने देते हैं और इससे हफ्ता लेते हैं, जिसकी वजह से रास्ता जाम रहता है। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि नगरपालिका की आड़ में साइकिल स्टैंड के नाम पर वसूली की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश डिस्टिलरी एसोसिएशन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय समिट के मुख्य अतिथि यूएस ग्रीन काउंसिल के निदेशक रीस एच केनेडी रहे। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत राष्ट्रगान बजवाकर की गई और राष्ट्रगान के बाद यूएस का राष्ट्रगान भी बजाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता यूपीडीए के अध्यक्ष एसके शुक्ल ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए एसके शुक्ल ने अपने संबोधन में कहा कि ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय समिट औद्योगिक इकाइयों के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ ही उन्होंने एक नॉलेज रिपोर्ट शेयर किया। मुहर्रम के मौके पर नोएडा सेक्टर 12 में मुहर्रम का जुलूस निकाला गया, जहां पर ताजिया सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। हजारों के या हुसैन से पूरा नोएडा गूंज उठा। आज के दिन मुस्लिम समाज के लोग गम के रूप में मनाते हैं। यजीद के फौज से जंग लड़ते हुए इमाम हुसैन शहीद हुए थे। उन्हीं की याद में मुस्लिम समाज के लोगों ने सेक्टर 12 से सेक्टर 50 तक जुलूस निकाला। सुरक्षा में डीसीपी हरिश्चंद और भारी पुलिस बल तैनात रहा। ये देखिए, नोएडा जोन में 4 जगहों पे मुहर्रम का प्रोसेशन चल रहा है। उसको देखते हुए पीएसी सिविल पुलिस का कंपोनेंट लगाया गया। इसके अलावा जो है वो हमारी पुलिस लाइन से भी काफ़ी नफरी मिली है। ट्रैफिक का भी जो है वो बंदोबस्त किया गया। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो उसके लिए पूरा सुरक्षा वाला यूआरटीज भी हम लोगों ने डिप्लॉय की है। अगर कहीं कोई आकस्मिकता होती है तो उनका ये यहाँ से 12-22 से अभी ये जुलूस निकला है और यहाँ से मातम करते हुए बीच में तकरीर करते हुए जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो स्पीचेस देते हुए साथ में आगे बढ़ेंगे और यहाँ से सेक्टर 50 नोएडा का जो मरकजी इमामबाड़ा है वहाँ सेक्टर 50 के इमामबाड़े में जाएगा। खबर नोएडा से है। बता दें कि नोएडा स्टेडियम सेक्टर 21 में तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज द्वारा रामकथा के वर्णन का आज 3रा दिन है। आज भक्त लोगों ने उनके दर्शन के साथ साथ रामकथा सुनने का भी आनंद उठाया। वहीं बता दें कि यह पावन रामकथा 27 जुलाई से 4 अगस्त तक चलेगी। कथा हर दिन दोपहर 3 बजे से शुरू होकर शाम 7 बजे तक चलेगी। इस रामकथा का आयोजन श्री हनुमान सेवा न्यास और श्री राम राज फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से कराया जा रहा है। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील में शिशाओं की आबादी वाले कस्बा हल्लौर में आज 10वीं मुहर्रम इमाम हुसैन की शहादत के मौके पर शियाओं ने मातम करके उनकी याद में मनाई है। इमाम हुसैन की याद में मनाए जाने वाले इस मुहर्रम में छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों ने भी इसमें हिस्सा लिया। आपको बता दें कि दुनिया के त्योहार का अपना अलग महत्व होता है। बहुत से त्योहार खुशियों का इजहार करते हैं, वहीं कुछ ऐसे त्योहार भी हैं जो हमें सच्चाई और मानवता के लिए दी गई शहादत की याद दिलाते हैं। आज यौम आशूरा है। यौम आशूरा वो दिन होता है जब आज ही के दिन सरजमीन में करबला पर रसूल के नवासों को यानी इमाम हुसैन इस्लाम को 3 दिन का भूखा प्यासा यजीदी लश्कर
तो मुहर्रम के मौके पर जगह जगह पर जुलूस निकाले गए। आदर्श है और तमाम नारों के साथ इस जुलूस को निकाला गया है, जिसकी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैनात रही। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि ताजिया का जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जा सके। खबर मैनपुरी से है, जहां पर बीजेपी के राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान जनपद मैनपुरी पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी, तहसीलदार समेत कई अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। जल्द से जल्द समस्याओं का निस्तारण हो और आम जनमानस को परेशानी न हो, इसके निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो वहीं उन्होंने बताया कि समीक्षा बैठक में उन्हें संतोषजनक जवाब दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने सभी चीजों का क्रॉस चेक भी किया। तो वहीं राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान 2024 में बीजेपी का जीत का दावा करते हुए नजर आए। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा प्रभारी मंत्री अनूप प्रधान ने, आइए आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल लागू नहीं हो रहा। अगर हम 2017 से पूर्व की स्थिति को देखें और आज की को देखें, लगभग मैं 97-98 तहसीलों में व्यक्तिगत जा चुका हूँ और निश्चित मेरा भी भाव रहता है कि मुझे जो भी काम करने का अवसर मिला है मुझे पूरी ईमानदारी से करना चाहिए और निश्चित वो दिखाई भी देता है, क्योंकि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार जो प्रयास करते हैं कि प्रदेश की जनता को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकें। और निश्चित देखिए ये परिवर्तन दिखाई भी दिया है, क्योंकि आंकड़े सिर्फ कागज की बात न करूँ, मैं पटल पर भी जाकर देखता हूँ तो काफ़ी किसान संतुष्ट हैं। पहले की तुलना में काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई है। वहीं हमीरपुर के विकासखंड सरेला के उच्च प्राथमिक विद्यालय परछा का चयन पीएम श्री स्कूल में होने जाने के उपरांत खंड शिक्षा अधिकारी आशीष चौहान ने विद्यालय में चौपाल लगाकर ग्रामीणों को पीएम स्कूल के विषय में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह विद्यालय ब्लॉक सरेला का मॉडल विद्यालय होगा और इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हर बात शामिल होगी। इस स्कूल में नवीनतम तकनीक, स्मार्ट कक्षा, खेल का मैदान, कंप्यूटर प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला जैसी कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बच्चों ने गांव में रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया और विद्यालय में रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, जल संरक्षण, वृक्षारोपण और योग का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी समेत तमाम लोग मौजूद रहे। हमीरपुर जिले में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। मणिपुर हिंसा को लेकर शोक व्यक्त किया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी को सरकार द्वारा निलंबन किए जाने का विरोध करते हुए निलंबन से बहाल करने की मांग करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। तो इसके विरोध को लेकर के और जो मणिपुर में नारियों के साथ में, स्त्रियों के साथ में बर्बरता हुई है, निर्गमता के साथ में, तो बुंदेलखंड में जिस प्रकार से 1857 की क्रांति में बुंदेलखंड की चिंगारी झांसी से उत्पन्न हुई थी, इस प्रकार से हमारे बुंदेलखंड में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हमारी जो बड़ी बहन अर्चना गुप्ता जी हैं, उनके अधीनस्थ हम लोग सब लोग मिल करके इस आवाज को आज बुलंद करने जा रहे हैं। खबर ललितपुर से है, जहां पर अग्निशमन विभाग की नवनिर्मित बिल्डिंग फायर सर्विस डीआईजी जुगल किशोर ने बड़ी गहनता से निरीक्षण करते हुए विभाग के सुपुर्द कर दिया है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए डीआईजी ने बताया कि अभी बिल्डिंग की कई खामियों को उजागर होने पर नाराजगी जताते हुए कार्यदायी संस्था के अधिकारी ठेकेदार को फटकार लगाते हुए विभाग के अधिकारियों की देखरेख में गुणवत्तापूर्ण और समय रहते पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। हमारा जो एग्रीमेंट है उसका उल्लंघन है और ये जनपद का, चूंकि अभी यहाँ तक कोई मुख्य अपनी शमन केंद्र नहीं था, इसकी बिल्डिंग नहीं थी। वैसे तो सरकार की योजना है कि प्रत्येक तहसील में अपनी शमन केंद्र बने और भी इस जनपद के विभिन्न मेहरबानी और आपका साल के लिए भी जमीन वगैरह ली
ये जो निर्माण अभी संपन्न हुआ जिसका हमने निरीक्षण किया, आप लोग भी थे, इसमें फिनिशिंग के स्तर पर काफ़ी कमियां हैं। लगता है कि जो कारीगर है वो बहुत एक्सपर्ट नहीं था, तो सारी कमी जो हमारी कार्यदायी संस्था है जो निर्माण करा रही है आवास विकास परिषद, उसके एई और जेई दोनों मौजूद थे, ठेकेदार के लोग भी थे, हमारे CFO साहब, CO साहब सब लोग थे, के सामने इनको जो कमियां थी एक एक करके नोट करा दी गई हैं। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर बीती रात ब्लॉक प्रमुख पति और सांसद प्रतिनिधि के ऊपर नकाबपोश बदमाश द्वारा फायरिंग करने का मामला सामने आया है। बीजेपी नेताओं के ऊपर नकाबपोश बदमाशों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग करने से इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल ब्लॉक प्रमुख पति राजवीर राजपूत और बीजेपी नेता सांसद मुकेश राजपूत के प्रतिनिधि रामकिशोर राजपूत कार से घर जा रहे थे, तभी गांव मुबारकपुर में 2 बाइक पर आए 5 नकाबपोश बदमाशों ने बीजेपी नेताओं के ऊपर कई राउंड फायरिंग की। नकाबपोश बदमाशों द्वारा अचानक की गई फायरिंग से कार चला रहे ब्लॉक प्रमुख पति राजवीर राजपूत और सांसद प्रतिनिधि रामकिशोर राजपूत बाल बाल बच गए। फायरिंग की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचे थाना अध्यक्ष शमशाबाद बलराज भाटी ने मौके पर 315 बोर की 4 खाली खोखे बरामद किए। हमला से ब्लॉक प्रमुख पति की कार क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना शमशाबाद क्षेत्र के मुबारकपुर क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो बीजेपी नेताओं पर ये हमला किया गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नकाबपोश बदमाशों ने जमकर फायरिंग की, जिसमें कार क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि दोनों ही नेता बाल बाल बच गए। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।